नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको बेसब्री से राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियों का इंतजार रहता है। मैं हर बार की तरह कह दूं कि अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी रुचि है, इसलिए मैं करता हूं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, कई भविष्यवाणी गलत हुई और बहुत सारी सही हुई, लेकिन पिछले हफ्ते जो जो उन्होंने कहा था वो लगभग सच हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम जिस तरह अमेरिका की बदनाम फाइलों में आ रहा है, वो तहलका मचा रहा है। और अब तो राजीव जी ने बम फोड़ दिया। एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि मोदी जी के लिए ये सबसे बुरा ग्रहण होने जा रहा है। आज की भविष्यवाणियां अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना बुरा काल अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सर उठाए खड़ा है। मैं राजीव जी के पास आपको ले चलूं, उससे पहले रिक्वेस्ट है, 4 PM पॉडकास्ट बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। हम लोगों ने बहुत शानदार शानदार लोगों के पॉडकास्ट किए हैं। ये चैनल का लोगो है इसको, और 4 PM फिल्म्स जो इश्तियाक आई उसको भी बहुत आप प्यार कर रहे हैं। दोनों चैनलों को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक और रिक्वेस्ट, नीचे ज्वाइन बटन लगा हुआ है, ज्वाइन बटन को दबाइए। हम लोग बड़ी दमदारी के साथ सच बोल रहे हैं, सरकार को सहन नहीं होता है, लेकिन हमें पता है आपकी ताकत हमारे पीछे खड़ी है। केवल 200 रुपए की हमारी आर्थिक सहायता कीजिए, हम मजबूती के संग आपके साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं चाहता हूं कि लाखों दर्शक ज्वाइन बटन को दबा के 200 रुपए की मदद जरूर करें। चलते हैं राजीव जी के पास, दिल थाम के सुनिए आज के बम विस्फोट जो राजीव जी ने किए हैं अपनी भविष्यवाणी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी। गजब करते हैं आप भी, क्रांति करते हैं। पिछले संडे को बताया था कि बस अब सबसे खराब दिन शुरू बीजेपी के, और आपने बताया था कौन सा ग्रह चेंज हो रहा है। और मैं देख रहा हूं एक हफ्ते से घमासान मच गया है। हरदीप पुरी ने तो गले में फंसा दिया है मोदी जी को। या तो हरदीप पुरी जाएंगे या सरकार जाएगी, ऐसा लग रहा है। और जो राहुल गांधी के लिए आपने शो किया था, कहा था कि राहुल गांधी के सितारे बहुत बुलंद है। मैं चाहूंगा कि आज के शो की शुरुआत वहीं से करिएगा, क्योंकि क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा था कि राहुल गांधी के जो स्टार्स हो रहे हैं पिछले संडे, दर्शकों पिछले संडे का प्रोग्राम खोल के देख लीजिए। राजीव जी ने कहा था कि विदेश से जानकारी जुटाकर राहुल गांधी इतना बड़ा हमला करने वाले हैं कि सरकार पसीने पसीने हो जाएगी। तब तक कोई चर्चा नहीं थी हरदीप पुरी की। और राजीव जी के प्रोग्राम के बाद क्रांति हुई। फैमिली रिसर्च की टीम ने मुझे बताया कि एक साल पहले आपने बता दिया था, एक साल पहले बता दिया था, वो डेट भी आपको याद होगी, कि मार्च से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सेक्स स्कैंडल खुलेंगे। और हरदीप पुरी का एपस्टीन फाइल में एपस्टीन से मुलाकात पूरे अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। राजीव जी सच बता रहा हूं तो मुझे लगने लगा है कि बजरंगबली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है आपका। जो कहते हो वही हो जाता है राजीव जी। क्या क्या बता रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है, मुझे बताया गया किसी ने, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ने वाले हैं। पिछली बार जब ग्रहण पड़ा था आपने बताया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सकता है, हवाई दुर्घटनाएं बताई थी, वो हो गई। अब ये ग्रहण आ रहे हैं, भाजपा का बुरा समय आप पहले ही बता चुके हो। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में राजीव जी, ये और बता दीजिए। बहुत अच्छी बात संजय जी, आपने जो पहला आपने बात कही कि हम राहुल गांधी से शुरू करेंगे। एक मैंने छोटी सी एक एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च और की है आज। मुझे मजा आता है जब इस तरह के चैलेंजेस को मैं देखता हूं कि भाई कोई व्यक्ति, हम सब याद रखिए दर्शकों, हम सभी का जन्म इस संसार में किसी ना किसी मोटिव के लिए, उद्देश्य के लिए हुआ है। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग उस मोटिव को पहचान पाते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा होती है, इतिहास में उनका नाम दर्ज होता है। और बाकी तो फिर आम आदमी की तरह से वो दाल रोटी में ही बिजी होकर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको बता दो संजय जी, महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। और राहुल गांधी का जन्म होता है 19 जून 1970 को। लगभग 100 साल, लगभग 100 साल का फर्क हो गया। वो 69 1800 का, ये 1970। तो मैंने एक रिसर्च ये की कि राहुल गांधी के अंदर और महात्मा गांधी के अंदर डिफरेंस क्या रहा होगा। तो आज मैं दर्शकों को शेयर करता हूं। तो पहले तो यह है भैया दर्शकों, और दोनों के तुला लगन है, इसलिए मुझे ये रिसर्च आपके सामने लाने का मौका मिला। तो संजय जी, ये पहले महात्मा गांधी की हॉरोस्कोप है, दर्शकों को शेयर कीजिएगा। और राहुल गांधी की हॉरोस्कोप ये वाली है भैया, ये भी आप दर्शकों को शेयर कीजिएगा। तो दोनों की तुला लगन की कुंडली है
और दोनों के मतलब चंद्र कुंडली, अब मैंने क्या देखा कि जो हमारा संजय जी चंद्र कुंडली होती है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होती है। हम क्या, हमारी एफिशिएंसी, हमारी डिसीजन मेकिंग को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है हमारा माइंड करता है। हम कहते हैं ना, माइंड में अगर कोई तनाव आ जाए तो आप कितने ही अच्छे टैलेंटेड आदमी हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे या कुछ और गड़बड़ हो जाए। तो राहुल गांधी की आज मैंने क्या किया, इन लग्न चार्ट में से, ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं जो दोनों की तुला लगन की कुंडली है, और महात्मा गांधी के लग्न में बुध, शुक्र और मंगल हैं, शनि उनके दूसरे घर में वाणी के भाव में, जुपिटर उनके 7वें भाव में, चंद्रमा उनका 10वें भाव 10th लॉर्ड होकर राहु के साथ पीड़ित है। सो उनका 10वां घर पीड़ित आ रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित आ रहा है। जबकि राहुल गांधी की जो हॉरोस्कोप मैंने आपके साथ शेयर की उसमें उनका लग्नेश जो है 10वें घर में है, और चंद्रमा उनका बृहस्पति की राशि में, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था बृहस्पति की उग्र राशि है धनु, और उसमें भी 2 क्षत्रिय ग्रह उसको देख रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में ये कहा था मोदी के लिए काल साबित होंगे, और मैंने तो ये भी कहा था मोदी जी को रात में सपने आने लगेंगे, जैसे वो पहले माएं डराती थी ना कि गब्बर आ जाएगा बच्चों को सुलाने के लिए, तो वो मैंने कहा मोदी जी की हालत यही होगा, और लगभग 1 हफ्ते में वैसी कहानी बढ़ रही है। तो मैंने आज सबसे पहले ये किया संजय जी कि राहुल गांधी की और महात्मा गांधी की दोनों अपने हाथ से दर्शकों ये चंद्र कुंडली बनाई है। तो आप अपने ऑफिस में ये बोलिएगा कि राहुल गांधी की लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को साथ लगाएंगे, और महात्मा गांधी की लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को साथ लगाएंगे, और रिवर्स में ये महात्मा गांधी की चंद्र कुंडली है। तो बहुत अच्छी चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ कि हमने तो उस समय तो हम थे नहीं, लेकिन हमें ये पता था कि महात्मा गांधी घड़ी घड़ी जब उनके मन की चीजें नहीं होती तो दुखी होकर के केकई की तरह को भवन में बैठ जाते थे। जैसे जब 1947 में जब आजादी मिली तो वो कहीं और चले गए थे, वो मैं याद नहीं आ रहा है, तो महात्मा गांधी के साथ अक्सर ये अनशन पे बैठ जाते थे। लेकिन राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर सकते हैं। राहुल गांधी के अंदर, जैसे राहुल गांधी का अभी मैं कल का वीडियो सुन रहा था कि मैं कहीं जेल वेल जाने से डरता नहीं, तुम मेरी सदस्यता रद्द कर दो, तुम मुझे जीवन में पूरी कर दो, लेकिन मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा, और ये अब आखिरी लड़ाई है। राहुल गांधी ने अभी पिछले हफ्ते ये बता दिया है कि ये आखिरी लड़ाई है मेरी, तो इसका मतलब है उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया नरेंद्र मोदी को, वो डरते भी नहीं है। और मजे की बात आपने देखा, बड़े मीम्स भी बन रहे हैं कि वो एक पार्लियामेंट के बाहर 2 मंत्री भाजपा के कोई प्रेस को जवाब दे रहे थे, तो उसी समय राहुल गांधी आ गए, तो दोनों मंत्री ऐसे भागे हैं चोर और चक्कों की तरह से। वो एक कोई जोशी था कर्नाटक का, और एक वो अपना IAS अफसर है जो है क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव, दोनों कैसे भागे हैं। उसके बाद तो लोगों ने और ज्यादा मजाक बनाया कि भाई आज राहुल गांधी का असर है कि राजनाथ संसद में नहीं आ रहे हैं, आज अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, और मंत्रियों की एक पागल कुत्ता उन्होंने जरूर छोड़ रखा है दुबे के रूप में, वो उल्टी सीधी उलझुल बकता रहता है। तो दर्शकों, मैंने आपको बताया राहुल गांधी की जो हॉरोस्कोप है, ही इज ए ट्रू सेंस में स्टेट्समैन है, और इनकी चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा पर सूर्य और मंगल की दृष्टि है, तो एग्रेसिव, क्लियर एंड डिसाइसिव वर्किंग है इनकी, एटीट्यूड इनका विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, और दृढ़ निश्चयी है। और महात्मा गांधी के 3rd हाउस में सन है, वो भी करेजियस हैं, फेमस हैं हुए। महात्मा गांधी के 10वें घर में जुपिटर है, जो उनको आज महात्मा बनाने का और उनको फेमस करने का, जो आज तक हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, उसका योग बनाता। परंतु उनका चंद्र कुंडली का लग्न और चंद्रमा दोनों राहु केतु के बीच में पीड़ित होने के कारण राहुल गांधी जैसे एग्रेसिव, क्लियर एंड डिसाइसिव विद पॉजिटिव एटीट्यूड का नहीं बनाता। महात्मा गांधी उस तरह के नहीं थे। तो इसलिए दर्शकों, आज आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। आज जैन जी के सामने एक बहुत बड़ी राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता है जो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की कुछ कमियों को पूरा कर सकता है आपके सामने, जो उस जमाने में महात्मा गांधी के पास वो ताकत नहीं थी। दोनों की हॉरोस्कोप तुला लगन की है। और मजे की बात देखिए संजय जी, चंद्र कुंडली के अनुसार दोनों की 5वें घर में, 5वां घर रोमांस का होता है, शनि है वहां पर, और शनि की तीसरी दृष्टि होती है जो 7वें भाव पर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है ज्योतिष सीखने वालों के लिए कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हुई, महात्मा गांधी की शादी हुई। तो एक तो महात्मा गांधी की हॉरोस्कोप जो मैंने आपसे शेयर की संजय जी,
उसमें बृहस्पति उनके साथ में घर में बैठे हैं और शुक्र जो है और मंगल सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस को दिख रहा है, इसलिए महात्मा गांधी की शादी हो गई। लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में सप्तमेश 9वें घर में चले गए और वहां पर नीच का शनि आने से, जो कि छठवें घर का नीच का शनि आने से उसने विवाह के मैटर को कमजोर कर दिया, इसलिए राहुल गांधी की जो है मैरिज नहीं हो पाई है। एक सच और मैं आपके सामने लाना चाहता हूं संजय जी, ये राइट अप है, जरूर आपने पीछे मैंने शेयर भी किया है। अभी मोदी जी ने जो है सदन में खड़े होते हुए राज्यसभा में, लोकसभा में तो उनको बोलने नहीं दिया गया, वो आए भी नहीं, डर के भाग गए। लेकिन एक गलत बयान, जैसी उनकी आदत है हमेशा झूठ बोलने की, उन्होंने एक फिर से झूठ देश के सामने कहा कि उन्होंने ये कहा कि एक राहुल गांधी का नाम नहीं लिया कि इन्होंने कांग्रेस के एक बड़े इस परिवार ने हमारे गुजरात का गांधी नाम भी चुरा लिया। ये मोदी जी आरएसएस और उछलने कूदने वाले जोकरों की तरह से इनके प्रवक्ता सब सुन ले। पहले तो गांधी सरनेम जो है केवल गुजरात से संबंध नहीं रखता, भारत के अंदर आपके उत्तर भारत में, राजस्थान में ओसवाल बनिया वगैरह भी गांधी लिखते हैं, मूल तो बनिया ही होते हैं ये लोग। और पंजाब में भी बहुत से खत्री गांधी लिखते हैं और हरियाणा में भी ये गांधी सरनेम पाया जाता है, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ गांधी हैं, तो केवल गुजरात से कनेक्शन नहीं है। लेकिन सच आपके सामने लेके आता हूं, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी मूल रूप से पारसी परिवार से थे। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पीलू मोदी करके, मोदी सरनेम भी पारसियों में मिलता है। अभी मैं आगे उस जाके बताऊंगा मोदी जी खुद अपने आप को क्या कहते हैं। मोदी सरनेम आपके मुसलमानों में भी मिलता है। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी मूल रूप से पारसी परिवार से थे। उनका मूल उपनाम जो था घांडी, GHANDY था। 1930 के आसपास स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होने पर वे महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके प्रति सम्मान में उन्होंने अपना नाम घांडी से बदलकर गांधी रख लिया। तो ये स्वयं फिरोज गांधी ने महात्मा गांधी के सम्मान में उनका सरनेम रखा था। इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं था, वो तो शादी होने के बाद एक पति का सरनेम मिलता, इसलिए वो गांधी सरनेम लगाने लगी। तो मोदी जी अपने आप को करेक्ट कीजिए, इसलिए इनसे शादी होने के बाद इंदिरा जी के साथ गांधी सरनेम जुड़ा। याद रहे, गुजरात में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मोदी सरनेम पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मोदी सरनेम हिंदू, जैन, मुस्लिम और पारसी समुदायों में भी मिलता है। जैसे पीलू मोदी एक पर्सनैलिटी हुए थे, पॉलिटिशियन थे, क्या थे मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं। और अंबानी परिवार भी मोद घांची से जुड़ा है, घांची है, मोद घांची है, ये भी बनिया ही है। तो ये राहुल गांधी के हॉरोस्कोप के लिए जो मैंने कहा। और ये सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने आपको ये राइट अप शेयर कीजिएगा, राहुल गांधी के अंदर कितनी अच्छे गुण हैं स्टेट्समैन के, जो मोदी कहीं दूर दूर तक उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी की। तो व्हाट इज स्टेट्समैनशिप? यह एक राष्ट्र या राष्ट्र के नागरिकों को लीड करने की कला और कौशल है, जिसमें जटिल पॉलिटिकल, सोशल और आर्थिक चैलेंजेस से निपटना शामिल है तथा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करना है। एक राजनेता राष्ट्र के कल्याण और उसके लोगों की समृद्धि को अपने व्यक्तित्व या शॉर्ट टर्म के हितों से ऊपर रखता है तथा उच्च नैतिकता, दूरदर्शिता और दृष्टि रखता है, जो मोदी में दूर दूर तक नहीं है। तभी हरदीप पुरी जैसे लोगों को और अनिल अंबानी जैसे लोगों को वो अभी तक जोड़ के रखे हुए हैं। महान राजनेताओं के प्रमुख एट्रीब्यूट्स, लक्षण क्या है? मॉरल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, नैतिक अखंडता और ईमानदारी। वे नैतिकता से समझौता नहीं करते तथा जनता के विश्वास को बनाए रखते हैं, उसे कमजोर नहीं होने देते। ये राहुल गांधी के अंदर ये सारे गुण मौजूद है। दूरदर्शी नेतृत्व, फोरसाइटेडनेस, वे भविष्य की चुनौतियों को पहले से ही भांप लेते हैं। जैसे राहुल गांधी ने जो खतरा आपके सामने बताया यूएस के साथ ट्रेड डील का, वो पहले से ही भांप लेते हैं तथा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की पॉलिसीज को बनाते हैं जिससे राष्ट्र मजबूत हो। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, लिसनिंग टू डाइवर्स कम्युनिटीज एंड विचारधारा, और फिर उसके अनुसार पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, जो नरेंद्र मोदी के अंदर दूर दूर तक नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट, रिमेनिंग काम एंड रेजोल्यूट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स एंड कीपिंग द नेशन यूनाइटेड। जबकि नरेंद्र मोदी सदन छोड़ के भागे और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, आज वो कल पिछले दिनों अपना नया ऑफिस का उद्घाटन करने जरूर आ गए, लेकिन 8-10 दिन से गायब थे और विदेश में भी चले गए।
जन सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस जो मोदी के अंदर दूर दूर तक नहीं है, सरेंडर मोदी के अंदर, व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्र हित को रखकर लोगों की सेवा को प्राथमिकता देना। एक सच्चा नेता वो होता है जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ता है, ना कि केवल सत्ता में बने रहना चाहता है। जस्ट लाइक सरेंडर नेता, वह राष्ट्र को और राष्ट्र के लोगों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक भेदभाव करके विभाजित, डिवाइड नहीं करता, बल्कि उन्हें भुलाकर एकजुट, यूनाइट करवाता है। आने वाली पीढ़ियां, जेन जी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए वह एक मजबूत आधार तैयार करता है। और संजय जी, सबसे बड़े पार्ट पर आता हूं, जो भविष्यवाणी, ये है सोलर इक्लिप्स जो 17 फरवरी को पड़ रहा है। ये 16 फरवरी को है और इस दिन ये हॉरोस्कोप है कि उस समय भारत की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। ये आपके राजनीतिक सारे प्रश्नों का जवाब देगी। और जितने प्रोग्राम में आपको पता है, आपके 2 प्रोग्राम पहले मैंने ये कहा था कि 2 फरवरी से नरेंद्र मोदी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। याद रखिए मेरी बात को, और उस बात को भी याद रखिए, जब से हनुमान जी का इन्होंने अपमान किया है तब से कितनी घटना घटी हैं। नरवाने वाला कांड आया, फिर उसके बाद एप्स्टीन फाइल का कांड जो भी बहुत तूल पकड़ा हुआ है, और साथ में यूएस की डील पर भी नरेंद्र मोदी फंस गए। तो हनुमान जी तो इनकी लंका में आग लगा ही रहे हैं। बाद में ग्रह गोचर भी अभी पूरा संकेत दे रहे हैं। ग्रह गोचर बेसिकली परमात्मा की मर्जी और काल के दंड को दर्शाते हैं। और संजय जी, 3 मार्च को हम अगले प्रोग्राम में दोबारा शेयर करेंगे, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो हमारे ये जो ये किताबें हैं, ये जरूर अपने दिखाइएगा। बृहस्पति संहिता है, और ये भद्रबाहु संहिता है, और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इक्लिप्स जो है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसलिए बाकी ज्योतिषियों को पता नहीं है। वो तो खाने पीने में बाहर मत निकलो, और छाया में मत जाओ, सूर्य के सामने मत जाओ, इस तरह के ढकोसले वाली चीजें बताते हैं। और एक ये साइंस और कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी इसके ऊपर, ये इक्लिप्स के ऊपर, के अमूमन ये देखा गया कि इक्लिप्स के समय बहुत ज्यादा ग्रहण जैसी के समय अर्थक्वेक और नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा आती हैं। तो आज आपके लिए मैंने एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे आज हमारे प्रोग्राम का, संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की कृपा और आप लोगों का सहयोग है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस प्रोग्राम को देखने लगे हैं, और मेरी हर बात को लोग मतलब नॉलेज और टेक्निकलिटी की कसौटी पर परखने लगे हैं मेरे प्रोग्राम को। इसलिए मैं बहुत सावधान होकर के हर चीज को बहुत अध्ययन के साथ, मैं, आपने सही कहा था कि मैं मेहनत तो करता ही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे इस नाते एक अच्छा ये लगता है कि एक स्टूडेंट मेरे अंदर अभी भी जिंदा है, और वो मुझे इसलिए यूथफुल बनाया हुआ है। तो मैंने एक टेक्निकल सब्जेक्ट ग्रहण का इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम इक्लिप्स की बात करेंगे तो साइंटिस्ट का अटैक हम पर होगा, तो वो कोई मौका मैं उनको नहीं देना चाहता हूं। तो आगे मैं, ये राइटअप है टेक्निकल, इसलिए मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा। ये पूरा राइटअप है, और इक्लिप्स में क्या क्या होने वाला है वो अभी आपको बता रहा हूँ। ये सत्ता तो गई, मोदी तो गयो भैया, मोदी तो गयो, 2 ग्रहण तो ये बता रहे हैं। शास्त्र का सिद्धांत है कि एक पक्ष में अगर 2 ग्रहण पड़े तो राजा और प्रजा दोनों को कष्ट होता है। क्या 17 फरवरी 2026 को पड़ने वाला सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, और 15 दिनों के अंदर फिर 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, भाजपा, मोदी, शाह की सरकार, उनके राजनीतिक भविष्य पर आने वाले संकटों, काल का दंड को कंफर्म करेगा। ग्रहों के, देखो, सबसे बड़ी बात हमेशा हर प्रोग्राम में मैंने बताया है कि ये कोई मिथ नहीं है, और उसका साइंस भी, मैं फॉर्मूला भी साइंस का बता देता हूं आज। ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है। हमेशा मैं इसलिए कोट करता हूं कि लोगों को पता लगे कि हमारे अहंकार को कौन तोड़ रहा है, परमात्मा। आपको राम जी ने भी जब इस चीज को, स्वयं राम ने जो है लक्ष्मण को समझाया था, जब लक्ष्मण क्रोधित हो गए और आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ हम राजा बनने वाले थे, कहाँ हमें जंगल जाना पड़ रहा है, तो वहां स्वयं राम ने आकर के समझाया कि ये सब देव की कृपा है। देव कहते हैं काल को, मतलब इसी को ज्योतिष कहा गया। काल मतलब ज्योतिष, कि मतलब उस विधि का विधान, भाग्य जिसको कह देते, उसको कोई बदल नहीं। तो लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं भाग्य को, देव को बदल दूंगा। तो राम ने कहा कि नहीं, कोई देवता, स्वयं भगवान भी देव को नहीं बदल सकते, वो काल का चक्र तो पूरा होगा। तो वो काल का चक्र ही ज्योतिष है। काल का चक्र जो संजय जी बनता है, वो 9 ग्रहों के, सूर्य के इर्द गिर्द जो 9 ग्रह हैं उनके मूवमेंट से ही बनता। तो मैं आज उसी टेक्निकल सब्जेक्ट को बता दूं। ग्रहों के अधीन ही संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजा और अन्य प्रोमिनेंट पीपल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा होते हैं। काल का ज्ञान
which form due to the planetary transit and combination भी ग्रहों के अधीन है। हमारे सभी कर्मों के फलों को देने वाले भी ग्रह होते हैं। जिस प्रकार दीपक अर्थात प्रकाश से विहीन रात्रि तथा सूर्य से रहित आकाश होता है, वैसी स्थिति दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के बिना राजा या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की होती है। वे एक अंधे मार्गदर्शन के अभाव में एक अंधा कैसे इधर उधर टकराता है, डायरेक्शन लेस हो जाता है की तरह मार्ग में इधर उधर भटकते रहते हैं। अतः विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम भोग तथा कल्याण यानी अंग्रेजी में सक्सेस, फेम, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, एंजॉयमेंट ऑफ लग्जरीज एंड वेलफेयर की अभिलाषा डिजायर रखने वाले राजा या इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल एंड डिवोटी एस्ट्रोलॉजर के समीप जाना चाहिए, अर्थात उससे परामर्श करके ही कार्य करने चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है संजय, ये बृहस्पति संहिता के सब्जेक्ट है। Jyotish is the study of the movement and position of constellation and planets is also called Ganita or Ganit Jyotish astronomy. The facts of their position and movements on animate as well as inanimate beings called Phalita Jyotish, predictive astrology कहा जाता है। जीव और निर्जीव लोगों के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है। Eclipse, ग्रहण, संहिता, collection or compendium of laws of course is a subject of mundane astrology. These astrological principles are used to predict natural phenomena like earthquakes, weather, famines, accidents, tragedies, epidemics, political state and future of a country, governance, fate of king, corruption, sex crime and terrorist activities, war, military conflicts, economy, trade, relationship with other countries, including neighbors, farming and general happiness of people and the other matters of the world as a whole. नारद संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, वशिष्ठ संहिता, रावण संहिता, बृहत संहिता, भद्रभाहु संहिता आदि इसके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। Solar system, the solar system consists of sun and other celestial bodies which are revolving around it in their own orbits. The sun is at the center of this system and has its light of own. So in normal astronomy, it is a heliocentric system क्योंकि sun center में है. While in Vedic astrology, because of predictive purpose, it is taken as geocentric, means Earth is taken as the center and all the planets are revolving around it. These are there are 9 major planets: Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. उसके आगे भी है Uranus, Neptune, Pluto, asteroids, meteoroids, comets, interplanetary gas, dust and solar wind. इन सब से मिलकर पूरा सोलर सिस्टम बनता है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स यहां तक इनर सोलर सिस्टम है और आउटर सोलर सिस्टम में जुपिटर, सैटर्न और उसके बाद के सारे चीजें आती हैं। सोलर इक्लिप्स कब पड़ता है? इन सोलर इक्लिप्स द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ and it blocks the direct sunlight reaching the earth. Following conditions should be fulfilled for the celestial phenomena. It must be a new moon or amavasya. Longitude of moon must be near Rahu or Ketu and its latitude should be 0 or closer to the degree of sun. Total solar eclipse cannot last more than 7.5 minutes. Another solar eclipse happens when moon is farthest from the earth at apogee. तो उपनिषद के अनुसार, उपनिषद का एक बहुत सुंदर वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात पिंड यानी हमारा फिजिकल बॉडी और ब्रह्मांड कहते हैं यूनिवर्स के समान ही है, जिसके कारण ही इन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। जो उपनिषद बात कर रहे हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसको न्यूटन ने भी बाद में मॉडर्न टाइम में प्रूव किया कि every particle attracts every other particles in the universe with a force and its formula is F is equal to G m1 m2 upon r square, where F is gravitational force, G is gravitational constant, m1 m2 masses of two bodies। जैसे मुझे बृहस्पति का प्रभाव पढ़ना है तो एक स्वयं मैं बन गया और दूसरा मास लिया जाएगा बृहस्पति का, तो इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जा सकता है। और R जो होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर मासेस। तो इस तरह से ये एस्ट्रोनॉमी हमारी प्रूव होती है। अब बात आती है संजय जी, ये दोनों ग्रहण जो हमारे आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है
कि आप टेक्निकल से ज्यादा पॉलिटिकल चीजें सुनना चाहेंगे, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट में आ रहा हूं। मैंने जो भारत की हॉरोस्कोप दिखाई है, और भारत की हॉरोस्कोप में ये दोनों ग्रहण भारत की हॉरोस्कोप में सिंह जो 4th हाउस होता है और कुंभ 10th हाउस की राशियों के एक्सेस में पड़ रहे हैं। यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में भी लग्न और 7th की एक्सेस में ये ग्रहण पड़ेंगे। ये राइट अप है। तो संजय जी सुन लीजिए, आगे कितना खतरनाक समय है। पहले दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत की जो हॉरोस्कोप हम लोग लेते हैं 15 अगस्त 1947 की है, टॉरस लगन की और कर्क राशि की। और ग्रह दशा वर्तमान में भारत की मंगल में राहु की चल रही है, जो 2 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि मोदी के उल्टे दिन सत्ता जाने के शुरू हो गए, क्योंकि मंगल जो है राहु के नक्षत्र में है। राहु जो है भारत की इस इंडिपेंडेंट इंडिया के चार्ट में 2nd हाउस में है, दोनों 212 एक्सेस में है। इकोनॉमी का भट्टा बैठेगा। आपको पता है आईटी सेक्टर किस तरह से बर्बाद होने रहा है। ऐसी न्यूज आने लगी है कि जैसे 2008 में बैंकिंग सेक्टर का हाल हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस में अमेरिका में जो हुई थी, उसी तरह से आईटी सेक्टर का, वो एआई के डर के कारण कि एआई जो है आईटी सेक्टर के बिजनेस को खत्म कर देगी। संजय जी, अभी पिछले हफ्ते केवल 6 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में करीब 4.5 लाख करोड़ जो है पैसा उड़ गया आईटी सेक्टर का, आईटी इंडेक्स से। मतलब ये इन्फोसिस, टीसीएस जैसे 10-10, 15% शेयर गिर गए हैं। ये सोचिए, जबकि इसमें कितना बड़ा पैसा लगा हुआ था। तो ये क्यों हुआ? मंगल और राहु के कारण, दोनों 212 एक्सेस में। दर्शकों ध्यान रखिए, तो 4th हाउस सिग्निफाई करता है मंडे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हीकल्स, रोड, रेल, एयर, लैंड्स, फार्मर्स, वेदर, माइंस एंड मिनरल्स, अटैचमेंट विद मदर, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, विपक्ष, राजा का सिंहासन, थ्रोन ऑफ द किंग, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, टोटल हैप्पीनेस एंड पीस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइंड ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ द कंट्री, कपास उद्योग मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, और फार्मा सेक्टर, ऑयल सेक्टर। 10th हाउस सिग्निफाई करता है संजय जी पीएम, प्रेसिडेंट, रूलिंग पार्टी। आपके मतलब की बात है, स्टेटस, रेपुटेशन, पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, नेशनल सेलिब्रिटीज, प्रोमिनेंट पीपल, नेशनल एम्स एंड गेन्स, डिस्ग्रेस, डेथ टू द रूलर। राजा की हत्या भी 10वें घर से देखी जाती है संजय जी। इफ एफ्लिक्शन अगर हो, इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेजिस्लेशन, टोटल गवर्नेंस। ये ग्रहण 17 फरवरी 2026 को सायंकाल लगभग, हालांकि भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष के लोगों को मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ब्रह्मांड में घटना घट रही है, ये असर तो आएगा। देखने से कोई लेना देना ना इसका नहीं है। देखना से वो आप रिचुअल वाला पार्ट करते रहिए, भ्रम फैलाते रहिएगा। भारत में नहीं दिखाई देगा, अमेरिका में और अफ्रीका वगैरह में दिखाई देगा। 5:42 पर मैक्सिमम होगा और 6:11 पर समाप्त होगा। यद्यपि यह ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखाएगा, परंतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव देश, राजनीति, अर्थव्यवस्था, यूएस, ट्रंप सभी पर पड़ेगा। तो क्या आ रहा है संजय जी? पहली बात तो भारत की हॉरोस्कोप का 10वां घर जो प्रधानमंत्री का है, क्यों कष्ट आ रहा है, और इतना बड़ा कष्ट आ रहा है जिसको कि आने वाला इतिहास याद रखेगा संजय जी। इतना खराब समय है देश के लिए, भारत के लिए। भारत की हॉरोस्कोप का 10वां घर पाप कर्त्री, मतलब पाप कर्त्री कहते हैं, दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है इस समय जब ये ग्रहण पड़ रहा है। और इसमें 6वें भाव और लग्न का स्वामी शुक्र, जो कि फीमेल, सेक्स रिलेटेड इश्यूज, समाज, नए कानून, मनोरंजन, खुशहाली, आंदोलन को सिग्निफाई करता है शुक्र, वीनस। 4th लॉर्ड सन, 3rd लॉर्ड मून, 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड बुध। बुध रिप्रेजेंट करता है जैन जी को, राहु केतु के बीच में है और पीड़ित हो रहे हैं। इनको 8th लॉर्ड संजय जी हर चीज के टेक्निकल है। 8वां घर हिडन चीजों का होता है। इसमें अष्टमेश बृहस्पति, इसको इन सारे ग्रहण के 5 ग्रह प्लेनेट जो पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ग्रहों को बृहस्पति देख रहा है, अष्टमेश है। संजय जी सेक्स के स्कैंडल के खुलासे इतने बड़े होने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी का भी नाम आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस समय। इतना बड़ा खुलासा मैं आज आपको सामने करना चाह रहा हूं। ये ग्रहण बेसिकली नरेंद्र मोदी की, मैंने पहले ही कहा था कि ताबूत में आखिरी कील साबित करेंगे राहुल गांधी, उसमें काल ने अब ये ग्रहण और देखो जो संकेत दे रहे हैं। तो आपको बताएं कि 4th लॉर्ड इनको 8th लॉर्ड सीक्रेसी, हिडन एक्टिविटीज, जुपिटर अपनी 9th एस्पेक्ट से 2nd हाउस में प्लेस्ड है, जो भारत की जन्म कुंडली में गोचर में, ट्रांजिट में भारत की जन्म कुंडली में भी 7वें घर में, 6वें घर में बैठा और देख रहा है
अपने क्या नाम है 10th हाउस को। तो 23 फरवरी को संजय जी जब 12th लॉर्ड मंगल जो 7th लॉर्ड भी है इन्हें ज्वाइन करेगा, 23 फरवरी को मंगल राशि बदल करके इसी कुंभ राशि में छठवां ग्रह बन जाएगा। तब भारत के शीर्ष नेतृत्व के लिए, भाजपा सरकार के लिए उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे कठिन और मनहूस समय पैदा करेगा। अर्थात इन अधर्मी जिनमें आरएसएस, इनके चापलूस अफसर, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट, फिल्म एक्टर्स, जो अभी हाल ही में मोहन भागवत और आरएसएस की चरण वंदना कर रहे थे, फिल्म एक्टर्स अभी बंबई गए थे मोहन भागवत जी, को काल द्वारा कठोर दंड दिए जाने का, सत्ता परिवर्तन, महत्वपूर्ण व्यक्तियों इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन के कई अशुभ समाचार प्राप्त होने का संकेत दे रहा है। हिंसा, दुखद दुर्घटना के भी योग है। जैन जी का हिंसात्मक होना आपको अभी से आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं ग्रहण के आधार पर। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, उनकी जान माल के नुकसान का भी ग्रह योग है, जो पूरे देश में व्यापक आंदोलन जिसमें समाज के किसान, मजदूर सभी वर्ग जुड़ेंगे, ऐसे आंदोलन का, बड़े आंदोलन का संयोग बना रहा है ये ग्रहण मंगल के 23 फरवरी के जुड़ने के बाद, जो सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। संजय जी आगे भी है, इसमें इन सभी के करप्शन और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे। इवन शीर्ष नेतृत्व भी इससे बच नहीं पाएगा। ये राइट ऑफ शेयर कीजिएगा, माइलस्टोन साबित होगा। लोग लिखेंगे, एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि राजीव जी के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि वो बात अपनी कहते भी हैं और रिटन प्रूफ भी दे रहे हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप कसौटी पे चेक करिएगा। इनसे बचने पे मंगल 12वें घर यानी विदेश, भोग विलास, सेक्सुअल प्लेजर 12वें घर से देखा जाता है। दर्शकों एक थोड़ा सा अलग हटके बात बता रहा हूं। 7th हाउस हमारा फिजिकल रिलेशनशिप का होता है और फिजिकल रिलेशनशिप की क्वालिटी 12th हाउस से देखी जाती है। तो सेक्स, भोग विलास का ह्यूमिलिएशन, लॉसेस, इम्प्रिजनमेंट, जेल का भी है। विदेश में जेल कानूनी कार्रवाई का कारक है। साथ ही हिंसा, दुर्घटना का, और 7th हाउस सिग्निफाइड ट्रेड, एंजॉयमेंट इंक्लूडिंग सेक्स। मैंने अपने कई प्रोग्राम में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की हॉरोस्कोप में शनि शुक्र कॉम्बिनेशन है जो सेक्स एब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, सेक्स क्राइम को सिग्निफाई करता है। भारत की हॉरोस्कोप में भी शनि शुक्र 3rd हाउस में इसकी पुष्टि करते हैं। आरएसएस की कुंडली दिखाइएगा, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आगे। उनकी कुंडली में भी शनि और शुक्र 12वें घर में है। ये 12वें घर यानी विदेश में भोग विलास का, उनके अंदर भी अब जांच होगी तो पकड़ी जाएगी। विदेशी लोगों का इन्हें भोग विलास में मदद कराना, जैसे एप्स्टीन जो है मदद करा रहा हरदीप पुरी की। या तो देखिए विदेश में जाके आप भोग विलासता करें या विदेशी लोगों के द्वारा आप वो फेवर लें। तो ये आरएसएस की कुंडली में भी है और भाजपा की कुंडली में भी है। ये भ्रष्टाचार, काले धन का भी योग है। भाजपा के हॉरोस्कोप में शनि मंगल राहु से अत्यंत पीड़ित है। शुक्र 5th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड है, 12वें भाव में प्लेस है और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उसे पीड़ित कर रहा है। इसलिए ये पार्टी के अंदर महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, रेप, सेक्स अब्यूज करने के मजबूत ग्रह योग हैं, जो हमने पीछे भी देखे थे। संजय जी देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने पूरा खुलासा कर दिया। उनके तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हरदीप पुरी का प्रूव हो चुका, उनकी मेल, उनका डिस्कशन, बल्कि वो एप्स्टीन के साथ जब भाजपा की सत्ता बन चुकी है मोदी जी की, उसके बाद वो मिले हैं, तो उनका झूठ पकड़ा गया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत किया। मैं अपने विषय पे आगे आता हूं। इसके विपरीत आप लोगों ने कांग्रेस की हॉरोस्कोप देखी है? अरे भैया कांग्रेस की हॉरोस्कोप देख लो। आप मुझे ये कहोगे संजय जी, आप भी कभी कभी कमेंट कर देते हो, आप बीजेपी और आरएसएस के लिए कहते रहो। ये देख लो कांग्रेस की हॉरोस्कोप है भैया, यहाँ कोई शनि का और शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब ये पार्टी महिलाओं का शोषण कभी ताजीवन नहीं कर सकती। इनकी कुंडली में जैन जी का सिग्निफिकेटर बुध 9वें घर में बैठा है, दया करुणा के। मतलब ये पार्टी है जो सच्चे मायने में, मेरे युवा मेरी इस बात को सुन ले कि कांग्रेस ही आपका फ्यूचर है। कांग्रेस ने ही इस आपको आजादी दिलाई है। ये दरअसल ये जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम, जो कांग्रेस का बच्चा है, उन्हीं का बेबी है। ये तो जब बच्चा उठने वाला, सीधे राहुल गांधी के लिए राज्यसभा का टिकट पक्का कर रहे हैं आप, ऐसी बातें कर करके ना। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। कांग्रेसियों का 50 ग्राम खून बढ़ जाता है संडे के दिन, आपको सुनते हैं और बल्ले बल्ले हो जाते हैं सारे के सारे कांग्रेसी। काम करे ना करे धल्ले का, लेकिन आपकी बातें सुन के खुश हो जाती है। नहीं, आप देखिए, मैं तो ग्रहों की बात कर रहा हूं। शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, एक शुभ ग्रह देख रहा है, सूर्य को भी बृहस्पति देख रहा है। मतलब अच्छी आत्मा,
सूर्य और बृहस्पति किसी की कुंडली में आपस में संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति गुड सोल होता है। चेक करके हजारों कुंडलियों में मैं देख चुका हूं। शुक्र को देख रहा है, बुध जो है यूथ का सिग्निफिकेटर है, 9th हाउस में बैठा है, और इनका लॉजिक का सिग्निफिकेटर मंगल भी। अब देखिए इसके विपरीत आप भाजपा की कुंडली और मतलब ये आप सोचिए, मैं आप अपने ऑफिस में कहिएगा कांग्रेस की कुंडली और ये बीजेपी की कुंडली एक साथ लगा दें, फिर लोग जो है ज्योतिष के जानने वाले अपने आप मेरा क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरी परीक्षा तो उन लोगों के सामने है, दर्शकों के सामने, कि भाई भाजपा की कुंडली में मंगल की कंडीशन देखो, राहु केतु शनि से पीड़ित है, और इनकी कुंडली में मंगल जो है मीन लगन के लिए वैसे भी बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति का लगन है, बृहस्पति के लिए अति मित्र है मंगल, और 9वें घर का लॉर्ड है जो दूसरे ट्राइन में प्लेस्ड है। हालांकि नीच का जरूर है, लेकिन वो उसका नीच भंग हो रहा है, वो मतलब दूसरे त्रिकोण में। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसके विपरीत आप लोग कांग्रेस के हॉरोस्कोप में देख सकते हैं नैतिक, धार्मिक, एथिक्स, आइडियलिज्म का सिग्निफिकेटर जो इनका लग्नेश भी है जुपिटर 4th हाउस में बैठकर राजयोग बना रहा है। साथ ही शुक्र जो कि 10वें भाव में सूर्य के साथ प्लेस है, उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए महिलाओं के विषय में यह सर्वोत्तम पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। लॉजिक, रीजनिंग, इंटेलेक्ट, करेज का सिग्निफिकेटर मंगल भी त्रिकोण में है, और बुद्धि का कारक जैन जी का भी कारक है जो बुध भी त्रिकोण में बैठकर अत्यंत शुभ ग्रह योग बना रहे हैं। 23 फरवरी के बाद मंगल और शनि दोनों भारत की हॉरोस्कोप में लग्न को देखेंगे, टॉरस राशि पीड़ित हो रही है, जो कि पूरे कैबिनेट का और कंट्री का करेक्टर हार्मोनी उसी से देखा जाता है। संजय जी इस्तीफा आ रहा है केंद्रीय मंत्री का, ज्यादा दूर नहीं है, एक हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं पाएगा, क्योंकि 23 फरवरी को जैसे ही मंगल जाएगा और शनि वहां उसको पहले से पीड़ित कर रहा है 10th हाउस को, लग्न को, तो ये आ रहा है। पूरा कैबिनेट और कंट्री का करेक्टर भी दिखा है। अर्थक्वेक या अन्य ट्रेजेडीज जो कि दिशा मैं आपको बताता हूं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रह में होने के योग है, अर्थक्वेक जैसे या कोई और दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज। स्टॉक मार्केट और विशेष रूप से आईटी सेक्टर में बाहरी तबाही का फिर से संकेत मिल रहा है। ये दोनों ग्रहण कर्क लगन में शुरू होंगे, जो एंशियंट टाइम में भारत का 7th हाउस और वर्तमान में 3rd हाउस है। अतः पड़ोसी देशों में पॉलिटिकल टर्मोइल, हिंसा, दुर्घटनाओं और व्यापक हिंसा का भी योग है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो राजा प्रजा दोनों के लिए अत्यंत अशुभ समाचार लाने वाले होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को दिल्ली में सत्ता संभाली थी, तो ये हॉरोस्कोप जरूर शेयर कीजिएगा, भारत में उस समय की ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो देखिए भारत का दुर्भाग्य उसी समय लिख दिया गया था परमात्मा ने, जब नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। जब नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को दिल्ली में सत्ता संभाली, सनसेट के आसपास 6:19 पर, तब बीजेपी के हॉरोस्कोप में सन की महादशा चल रही थी, जो मृत्यु भाग की डिग्री में है, सत्ता के भाव में प्लेस है, और कई पाप ग्रहों से पीड़ित मंगल जो कि वक्री है की 8वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। अतः काल ने भारत और देशवासियों को संकेत दे दिया था कि ये एक डिक्टेटर और रूथलेस, संवेदनहीन, भ्रष्टाचारी, गवर्नेंस के नाम पर जीरो, औरतों का शोषण करने वाली, काला धन इकट्ठा करने वाली, सभी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमजोर करके डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी को ध्वस्त करने वाली, मीडिया और सूचना अधिकार को डेथ करने वाली, जनता के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने वाली सत्ता होगी, जो देश और देशवासियों को फिर से एहसास दिलाएगी कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आप भूल गए थे ना कि आपने देखी नहीं थी कि अंग्रेजों की गुलामी क्या थी, वो आज आपके सामने फिर से वही दृश्य जो है काल ने दिखा दिया। नाना प्रकार के अधर्म करके चुनावी हेराफेरी, ईवीएम, वोटर लिस्ट, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करके सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने की सोच और उसके लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करने वाली होगी। उस समय भारत की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी शनि 6वें भाव में राहु के साथ था, लग्ने शुक्र और 3rd लॉर्ड चंद्रमा 12वें भाव में केतु के साथ था, जो भयंकर सेक्स और क्राइम को इंडिकेट करता, महिलाओं का शोषण। 9th लॉर्ड शनि जो कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और का सिग्निफिकेटर है। मंगल जो कि 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड है, वो भी अपनी 8th एस्पेक्ट से शुक्र और चंद्र को पीड़ित कर रहा था। अतः विदेश और विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत का शोषण किसी सेक्स स्कैंडल के द्वारा, जो कि फॉरेन कंट्री से संबंध रखता हो, देश की सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा था, जो देश की इमेज को खत्म कर सकता है। नैतिक मूल्यों पर यह सत्ता शून्य साबित होगी। तो ये देखिए आज 14 के बाद जो घटना आज एप्स्टीन फाइल के केस में आ रही है, उसकी व्याख्या मैंने आपको आज करी कि वो 26 मई को काल ने पहले से डिसाइड कर दी थी। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी किए गए एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के पेपर्स के अनुसार हरदीप पुरी, जो कि 3 से 4 बार नाम आया उनका,
अनिल अंबानी का 97 बार 97 बार आया। और संजय जी, अनिल शब्द को 300 से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को मोदीज गाय या रिप्रेजेंटेटिव बताया था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जेफरी एप्स्टीन यौन शोषण, सेक्स अब्यूज के मैटर्स में इतिहास के सबसे घिनौने व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। उसके साथ या उसके द्वारा मेंशन लोग भी इसी तरह के अपराध के एक हिस्सेदार माने जाने चाहिए। फिर नैतिकता के आधार पर हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? एक जानकारी बता देता हूं संजय जी, वैसे तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन दर्शक जिस तरह के मेरा सुनते हैं प्रोग्राम, तो मेरे लिए जरूरी था कि ये यौन शोषण कितना हमारे भारत में भी सबसे कठोर कानून है इसका। तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज मैंने तैयार की थी। भारत में पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एक्ट है। ये 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को सेक्स अब्यूज क्राइम से प्रोटेक्ट करता है। ये कानून 14 दिसंबर 2012 से लागू हुआ। 2019 में इसमें संशोधन करके सख्त सजा के प्रावधान किए गए। ये सेक्स असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए बनाया गया था। पीड़ित बच्चों के हितों की हर लेवल पर रक्षा, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल आदि में अनुकूल प्रक्रिया, इसके लिए पॉक्सो कोड बनाना भी सुझाव दिया गया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति इस कानून के अनुसार कोई मायने नहीं रखती है, उसे अपराध ही माना जाएगा। इसके अलावा और यदि कोई व्यक्ति जिसे पता चले कि किसी भी सोर्स से कि बच्चों के साथ ऐसा अपराध हुआ है या होने वाला है, उसे जांच एजेंसीज को बताना बेहद जरूरी है। सेक्शन 19 ये कहता है, इसमें बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। ये भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। यूएसए में भी फेडरल लॉज हैं, 18 यूएससी चैप्टर 109A, जो सेक्स अब्यूज, एग्रावेटेड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ माइनर्स, एब्यूजिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, इनमें 15 साल से लेके आजीवन कारावास की सजा है। आपको याद होगा कि कैसे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को रिजाइन किया था, जब उन पर 15 से 20 महिला जर्नलिस्टों ने मी टू कैंपेन के समय सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट के आरोप लगाए थे। नैतिकता के आधार पर सेक्स हैरेसमेंट, मिसकंडक्ट, करप्शन या अन्य कंट्रोवर्सीज में कई भाजपा नेताओं के इस्तीफे हुए हैं। नितिन गडकरी 2013 में करप्शन लैंड डील, जैन हवाला कांड में करप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन डायरीज एलके अडवाणी, मदन लाल खुराना जो उस समय दिल्ली के सीएम थे। एलके अडवाणी जी ने तो संसद की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं पार्लियामेंट में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरा नाम इससे क्लियर नहीं हो जाता। उन्होंने कई बार कहा कि नैतिकता, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए मैंने ये कदम उठाया जो नरेंद्र मोदी के अंदर मर चुकी है। नरेंद्र मोदी, इसीलिए नरेंद्र मोदी ना अडवाणी जी का कभी नाम लेते हैं, कभी मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं लेते, जसवंत सिंह जी का नाम नहीं लेते, यशवंत सिन्हा का नाम नहीं लेते, और सुषमा स्वराज और जेटली जी तक को उन्होंने भुला दिया। प्रमोद महाजन का भी नाम नहीं लेते। प्रमोद महाजन जी के भी कांड में उनका नाम होना चाहिए। और उन्होंने रमेश जरकोली 2020-21 में कर्नाटक बीजेपी मंत्री थे। चंद्र प्रकाश गुप्ता, चौधरी लाल सिंह 2018 में जेएंडके, वो भी बीजेपी की सरकार थी, और 2011 में पंजाब में 5 मिनिस्टर्स इन्होंने भी रिजाइन किया था, वो भी बीजेपी की सरकार। अब देश जानना चाहता है कि मोदी, पुरी और अनिल अंबानी की नैतिकता क्या बची है या मर चुकी है। कुलदीप सेंगर, हिरेन जोशी, अंकिता भंडारी कांड, पीएमओ में जोशी की महिला मित्र हाथरस कांड, देश भूला नहीं है। आप क्या भूल गए हैं? मैंने अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आप सभी के साथ एक मेडिकल रिसर्च शेयर की थी कि कैसे पूर्व काल से लेकर आज तक डिक्टेटर एंड अथॉरिटेरियन रिजीम अंधभक्त तैयार करती हैं, उनके दिमाग की नसबंदी करके उन्हें हेट स्पीच, कांवड़ उठाना, ताली थाली बजाना, समाज में भेदभाव, हिंसा करने जैसे अनप्रोडक्टिव वर्ड्स में लगाकर देश, समाज, विश्व के बर्निंग टॉपिक्स, उनके अधिकारों की चेतना विषयों से ध्यान भटकाया जाता है। इसमें सबसे पहले मीडिया और इंफॉर्मेशन की हत्या की जाती है, उसके बाद इनका सहारा लेकर जनता को भ्रमित किया जाता है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार संजय जी, एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, गधे, कुत्ते और सुअर में जो मगज होता है, फ्रंटल लोब कॉर्टेक्स, वो 5% लगभग होता है, 5 से 10% के बीच में, और उल्लू में ये 0 होता है, जबकि हेल्दी मनुष्य में ये 35 to 40% होता है, जिसका की काम है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में डिटेल में आपको समझाया था, सत्य असत्य में भेद करना, मतलब लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इसी ब्रेन के हिस्से से होती है।
तो अब आपको देशवासी स्वयं चिंतन करें कि आरएसएस, बीजेपी, इनका शीर्ष नेतृत्व, इनके एलाइज भी इसमें शामिल हैं, गोदी मीडिया, तलवे चाटने वाले अफसर इंक्लूडिंग जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट्स, फिल्म एक्टर्स, प्रोमिनेंट पीपल, संत महात्मा धीरेन्द्र शास्त्री, अवधेशानंद, कैलाशानंद, राम भद्राचार्य, रामदेव, देवकी नंदन जैसे अनेक कथावाचक, चिदानंद, सनातन धर्म को बचाने वाले ढोंग के ठेकेदार, आरएसएस की संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा जो विदेशी नाम है, आदि किस कैटेगरी में आते हैं? 5% वाली जो डॉग्स, डंकी, पिग को रिप्रेजेंट करती है, या 40% वाली जो मनुष्य को? ये मैं साइंस बता रहा हूं, क्योंकि इन सभी की नैतिकता मर चुकी है और ये देश, समाज, विश्व में होने वाले अनेक विषयों जो जनता के दुख, तकलीफ, अन्य कष्टों से जुड़े हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीब मजदूरों पर अत्याचार, उनका शोषण, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता की रक्षा, डिप्लोमेसी, समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, भ्रष्टाचार, काला धन का बढ़ना, नोटबंदी, आर्मी ऑफिसर्स का अपमान, सीमा की सुरक्षा, देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, धर्म संस्कृति का सच्चा स्वरूप क्या है, पर बोल नहीं पाते। साइलेंट रहकर सरकार, संघ आदि इनका उल्टा सहयोग कर रहे हैं। काल श्री हनुमान जी का इस सरेंडर नेता द्वारा अपमान किए जाने के बाद अत्यंत क्रोधित है और शीघ्र ही इन सभी को अधर्म और अनेक पापों की सजा अवश्य देगा। देशवासी स्वयं देख सकते हैं कि हनुमान जी का अपमान किए जाने के बाद एप्स्टीन फाइल, नरवानेज बुक कंट्रोवर्सी, यूएस एंड यूरोपियन ट्रेड डील, स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर का ध्वस्त होना, हाहाकार मच गया, सरेंडर नेता का सदन से भाग जाना। इतना ही नहीं, अब भाजपा के मंत्री भी राहुल गांधी को देखकर भागने लगे हैं। तो संजय जी, मैंने ये सब आप लोगों के चिंतन के लिए छोड़ दिया। अब चलते चलते धर्म की बात कर लेता हूँ। शिवरात्रि है, 15 तारीख को हमारा प्रोग्राम लग गया, तो भगवान भोलेनाथ की बात कर देता हूँ। सबसे पहले 10 को आज शुरुआत करता हूँ। जय जय शिव शंकर। तो सबसे पहले आज वो बताने वाला हूं, लोग हनुमान जी को पहचाने नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तुलसीदास जी कह गए हैं। तो दर्शकों, आज आपके सामने शेयर करता हूं कि ये शिव पुराण की कहानी है और सच्ची बात है। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में कहा कि जब भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया, तो भगवान भोलेनाथ एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। तो अचानक उनका ध्यान टूट जाता है संजय जी। और वो जब ध्यान टूटता तो पार्वती जी घबराई कि भाई भोलेनाथ का ध्यान टूटने का मतलब है कोई विपत्ति आ रही है या तो कोई प्रलय आने वाली है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अगर नाराज हो जाए तो जाने क्या ना कर दें। तो पार्वती जी घबराई। उन्होंने पार्वती जी को कहा कि प्रिय, मैं पृथ्वी पर जन्म लेने जा रहा हूं। तो वो घबराने लगी, मैं फिर अकेली क्या करूंगी कैलाश पर्वत पे। तो उन्होंने वहां वचन दिया कि नहीं, मेरा एक अंश जो है पृथ्वी पर जन्म लेगा और एक अंश तुम्हारे साथ रहेगा यहीं कैलाश पर। इसीलिए उस समय अंजना जो थी हनुमान जी की माता, 12 वर्षों से तपस्या कर रही थी। उनके कोख में वो भगवान शिव ने जो है इस तरह से पैदा हुए और हनुमान जी के रूप में। इसीलिए याद रखो कि हनुमान जी स्वयं साक्षात शंकर हैं और उनका अपमान करने वाला कैसे कोई बच सकता है। तो महाशिवरात्रि क्या है, ये बहुत आध्यात्मिक है, क्योंकि ये आप लोगों के नोट्स भी बन जाते हैं इस बहाने। महाशिवरात्रि क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। महाशिवरात्रि को शिव की महान रात्रि कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से आंतरिक जागृति, आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। शिव का शाब्दिक अर्थ है शुभ, कल्याणकारी, मांगलिक, सौभाग्य, शांति, सृष्टि का कारक। शिव साक्षात ब्रह्म है और इस संसार की ऊर्जा भी मां पार्वती उस ऊर्जा की शक्ति है। शिव ही एकमात्र पुरुष है जो संसार की उत्पत्ति का कारण है। यह पृथ्वी और समस्त प्रकृति, जिसका मानव एक हिस्सा है, जो मां पार्वती का स्वरूप बनती है। मतलब पृथ्वी और प्रकृति जो है मां पार्वती है। मनुष्य के अंदर जब तक आत्मा के रूप में शिव है, तब तक ही उसकी एग्जिस्टेंस है। शिव रूपी प्राण के निकलते ही वह शव बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, शिव रूपी प्राण के निकलते ही हम शव बन जाते हैं। ये शिव का मायने है, अर्थ है। अतः आंतरिक शिव को प्रसन्न रखने से ही हम अपने अंदर अज्ञान रूपी अंधेरे की रात्रि को ज्ञान रूपी प्रकाश से जागृत कर सकते हैं। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार मूर्ति और निराकार लिंग से रहित होने के कारण ही वे ब्रह्म है। ईशान संहिता के अनुसार शिवरात्रि का महत्व क्या है? शिव जी ने जन्म तो लिया नहीं था कोई, अंश अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ है।
तो संजय जी इसी दिन जो आपकी फागुन मास की चतुर्दशी है, उसकी रात्रि को पृथ्वी पर पहली बार शिवलिंग जो है प्रादुर्भाव हुआ है, पहली बार शिवलिंग देखा गया है, इसीलिए महत्व माना गया है। सो शिवलिंग है रहित होने का। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में सर्वप्रथम पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुई, इसलिए इस पर्व को महाशिवरात्रि माना जाता है। लिंग वेदी लिंग जो होता है, शिव लिंग की जो वेदी है, जो गोलाई देखते हैं, वो माँ पार्वती का प्रतीक है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी शिवरात्रि होती है। मूर्त चिंतामणि के अनुसार अष्टमी और चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं। लिंग के प्रकार निर्गुण शिव हृदय में विराजमान है, निर्गुण शिव, सगुण शिव अग्नि में और सगुण शिव शिवलिंग में भी विराजमान है। शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में स्वयं महादेव हैं। शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आह्वान व विसर्जन के किया जा सकता है। शिव पूजन से लाभ प्रातः काल शिवलिंग का दर्शन करने से उच्च पद, मध्याह्न में यज्ञ का फल, सायकाल दर्शन से सभी यज्ञों का फल, सभी पापों से जैसे मानसिक, वाचिक, शारीरिक मुक्ति मिलती है। तपो यज्ञ 1000 कर्म योग से श्रेष्ठ है। जप यज्ञ तपो यज्ञ 1000 तपो यज्ञों से श्रेष्ठ है। ध्यान यज्ञ 1000 जप यज्ञों से श्रेष्ठ है। आप थोड़ा सा और धार्मिक है, वो मेरा मन करता है कि जो ये साधु संत महात्मा जो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भगवान ने, हनुमान जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। ध्यान ही ज्ञान का ध्यान ही ज्ञान का साधन है, ब्रह्म ज्ञान। शिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। इस दिन चारों पहर उनकी स्तुति करनी चाहिए। मन, वाणी तथा कर्मों से हिंसा न करने वाला तथा समस्त प्राणियों पर उपकार करने वाला मनुष्य करोड़ों गुना पुण्य पाकर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित पीड़ा दूर होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। घर में जब सामान होता है, गौशाला में जब 100 गुना, पुष्प में वाटिका वन में जब 1000 गुना, पर्वत पर जब 10,000 गुना, नदी तट पर जब अगर किया जाए तो लाख गुना, देवालय में जब किया जाए तो करोड़ गुना, और शिवलिंग के समीप अगर आप कोई मेडिटेशन या चैंटिंग करते हो तो अनंत गुना पुण्य देने वाला होता है। और आपको पता है इस दिन क्या करना चाहिए? मानस पूजा से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं होती। भगवान शिव तो केवल सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मानस पूजा से चित्त कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, शीघ्र एकाग्र कंसंट्रेट होता है, सरस होकर शांति का अनुभव होता है। कानों से भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनकी स्तुति और कीर्तन, मन के द्वारा उनका मनन, ये 3 महान साधन ईश्वर प्राप्ति के कहे गए हैं। इस दिन संजय जी छोटा सा आप भी कोशिश कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो वैदिक मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ अति उत्तम है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, काल भैरवाष्टकम, रुद्राष्टकम का पाठ भी करना चाहिए। रुद्र का अर्थ भी बता देता हूं चलते चलते। रुद्र का अर्थ है रुत यानी दुखम, प्लस द्रावयति नाशति रुद्रः, नाश करने वाला, अर्थात दुखों को नाश करने वाला। और आपको पता, भगवान शिव की पूजा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, सद्गुणों की वृद्धि होती है। हम सभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर के सभी विषों, पॉइजन जो होते हैं, कौन से पॉइजन है? अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, कटुता, भेदभाव, हिंसा, चुगली, लालच, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, भय इत्यादि को पीकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके नीलकंठ बन सकते हैं हम स्वयं भी, जैसे भगवान भोलेनाथ नीलकंठ बने थे। और अपना स्वयं का, परिवार का, समाज का, देश और विश्व का कल्याण करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। संजय जी एक छोटी सी बात बताना भूल गया था मैं पिछले दिनों आपके संपर्क से मैं दरगाह के दर्शन करके आया था, तो वो छोटी सी पिक्चर है जरूर। हाँ, तो मैं वहां पे खादिम भी मुझे मिल गए, उन्होंने भी मेरे साथ फोटो खिंचाई थी। उन्होंने कहा था तो मैं एक फोटो लगाऊंगा। और इससे पहले मैं अमृतसर गुरुद्वारे में भी जा चुका हूँ, गोल्डन टेम्पल में। तो वो मैं कुछ धार्मिक स्थलों, और मैं 45 साल बाद अजमेर गया, तो वहां पर हनुमान जी का एक बहुत अजमेर, हाँ, बजरंगगढ़ हनुमान जी का पहाड़ पर मंदिर है, पूरा आना सागर दिखाई देता। मैं वहां पे भी दर्शन करने गया 45 ईयर के बाद। तो वो मैं पिक्चर्स हैं मेरी, मैं जरूर शेयर करूंगा, लोग देखेंगे। मैं 97 से लगभग कोरोना काल छोड़ दो
तो मैं हर साल अजमेर शरीफ जाता हूँ और मैं बाबा की कृपा है कि आज जिस मुकाम पर 4PM है उसमें ख्वाजा जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत जल्दी गाना भी ख्वाजा जी का मैंने तैयार कराया है, 4PM म्यूजिक पे रिलीज करूंगा, और गाना देख के आप लोग खुश हो जाएंगे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। राजीव जी जब वो जो बड़ा वाला कढ़ाया है ना, जो बड़ा वाला कढ़ाया है ना, जहाँ दान डालते हैं, तो मैं जब वहां अकबर के पुत्र हाँ, नहीं हो रहा था तो अकबर ने हाँ अकबर ने, तो उसमें जब मैं ऊपर चढ़ने लगा ना, तो वहां मुझे खादिम ने पहचान लिया, बोले आप आचार्य राजीव हैं। तो उसने फिर उनका, मैंने कहा आप सबके साथ मैं फोटो खिंचाता हूं, तो वो मैं शेयर करूंगा आप लोग का। चलिए, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण शर्मा जी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।